सुप्रभात, आप सभी का स्वागत है पार्ट थर्ड ऑफ लेक्चर 2 में। आज इस लेक्चर में हम लॉग नॉर्मल शैडोइंग के बारे में ज़्यादा जानकारी पाएंगे। अभी तक आपने देखा हम लोगों ने एक पाथ लॉस जो होता है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में, उसको एक डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल से मॉडलिंग किया है। वी स्टार्टेड विद अ वेरी बेसिक मॉडल ऑफ फ्री स्पेस पाथ लॉस। एक फ्री स्पेस पाथ लॉस से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, फिर उसमें हम लोगों ने फ्रीज ट्रांसमिशन इक्वेशन पढ़ा, फिर गेन्स ऑफ द एंटीना पढ़ा, फिर पाथ लॉस को हम लोगों ने डीबी में कन्वर्ट किया, उसके बाद हम लोगों ने रिसीव पावर को डीबीडब्ल्यू और डीबीएम में कन्वर्ट किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये पाथ लॉस को हम फर्दर टू रे ग्राउंड रिफ्लेक्शन मॉडल से भी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पर जो पाथ लॉस है दैट वाज वेरिंग एज 40 dB पर डेकेड। उसके बाद हम लोगों ने एक सिंप्लीफाइड पाथ लॉस मॉडल के बारे में पढ़ा, जहाँ पर हम लोगों ने फ्री स्पेस पाथ लॉस एक्सपोनेंट जो 2 होता है उसको एक n से रिप्लेस किया, और वी एंश्योर दैट कि जो n वैल्यू है दैट विल डिपेंड अपॉन द प्रोपगेशन इन्वायरमेंट। जैसे ऑफिस के लिए कोई अलग वैल्यू ऑफ n होगी, और घर के लिए कोई अलग वैल्यू ऑफ n होगी, और मल्टीपल फ्लोर्स के लिए अलग वैल्यू ऑफ n होगी, फैक्ट्रीज के लिए अलग वैल्यू ऑफ n होगी। और ये जनरली ये n जो है पाथ लॉस एक्सपोनेंट जिसे हम कहते हैं वो जनरली मेजरमेंट के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम एक बहुत ज़रूरी विषय एक और पढ़ने वाले हैं जिसको हम लॉग नॉर्मल शैडोइंग बोलते हैं। तो बेसिकली लॉग नॉर्मल शैडोइंग की परिभाषा ये है कि जब आप एक ट्रांसमीटर लेते हो, आप एक ट्रांसमीटर लो, अगर समझो एक ट्रांसमीटर यहाँ पर है और एक रिसीवर है, तो हम लोगों ने अभी तक जो देखा है वो देखा है कि अगर ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में डिस्टेंस d है, तो जो पाथ लॉस है आपका, वो पाथ लॉस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉर्ट ऑफ डिस्टेंस d स्क्वायर, और आपकी जो रिसीव पावर है will be directly proportional to 1 upon d square. तो there is always a dependency on the distance d. तो इसको हम लोग जनरली एवरेज पाथ लॉस, डिस्टेंस डिपेंडेंट पाथ लॉस के बारे में भी जानते हैं। और ये जनरली लाइन ऑफ साइट सिनारियोज और कोई प्रोपगेशन इन्वायरमेंट जहां जनरली रिसीवर और ट्रांसमीटर एक दूसरे को देख सकते हैं, और एक डिस्टेंस के पैरामीटर के बेसिस पे जनरली ये वेरी होता है। नाउ अगर हम ये एज्यूम करें कि ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में डिस्टेंस के अलावा अगर कोई और चीज़ भी है, जैसे कोई ऑब्स्टिकल्स हो गए, जैसे कोई पेड़ हो गए, समझो पेड़ हो गए, कोई बिल्डिंग हो गई, या लोग हो गए, तो ये पाथ लॉस वेरिएशन कैसे उसको हम मॉडल कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग लॉग नॉर्मल शैडोइंग का इस्तेमाल करेंगे। तो लेट्स डिफाइन व्हाट इज लॉग नॉर्मल शैडोइंग। The average simplified large scale path loss model given in equation 1.30, जो हम लोगों ने equation 1.30 पिछले स्लाइड में पढ़ा था, does not capture the randomness of the obstacles present in between transmitter and the receiver। जैसे मैंने बोला ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में जो ऑब्स्टिकल्स होंगे, ऑब्स्टिकल्स भी रैंडमली वेरी होते हैं। कभी कोई बस आ गई, समझो ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में कोई लोग आ गए, कोई पेड़ आ गया, वो भी रैंडमली चेंज हो रही है ऑब्स्टिकल्स। डिपेंडिंग अपॉन द प्रोपगेशन एनवायरनमेंट वो ऑब्स्टिकल्स भी रैंडमली चेंज हो रही है। जो कन्वेंशनल पाथ लॉस मॉडल है जो अभी तक हमने पढ़ा, अगर सिंप्लीफाइड पाथ लॉस मॉडल की बात करें, या टू रे ग्राउंड रिफ्लेक्शन मॉडल की बात करें, या जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था फ्री स्पेस पाथ लॉस मॉडल की बात करें, वो जो रैंडमनेस है ऑब्स्टिकल्स की, या सिर्फ ऑब्स्टिकल्स को कैप्चर नहीं करती है। तो ये जो रैंडमनेस ऑफ द ऑब्स्टिकल्स को कैप्चर करने के लिए जनरली वी यूज व्हाट वी कॉल इट एज अ लॉग नॉर्मल शैडोइंग। In addition to path loss, a signal will typically experience random fluctuation due to the blockage of the objects in the signal path। जैसे मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट्स आ गए सिग्नल पाथ में, तो उसकी वजह से आपका जो रिसीव पावर है जनरली फ्लक्चुएट होगी, ओके, गिविंग राइज टू रैंडम वेरिएशन ओवर द पाथ लॉस एट अ गिवन डिस्टेंस। अगर आपकी रिसीव पावर फ्लक्चुएट होगी तो आपकी जनरली पाथ लॉस भी फ्लक्चुएट होगी, क्योंकि पाथ लॉस रिसीव पावर पे डिपेंडेंट है। This model, the log normal shadowing जो हम डिस्कस करने वाले हैं, has been confirmed empirically to accurately model the variation in path loss or receive power in both outdoor and indoor radio propagation environment। जो मॉडल हम पढ़ने वाले हैं अभी लॉग नॉर्मल शैडोइंग, उसे एम्पिरिकली भी वैलिडेट किया गया है कि ऑब्स्टिकल्स में प्रेजेंस में आपका जो पाथ लॉस है और यह जो रिसीव पावर है जनरली लॉग नॉर्मल शैडोइंग फॉलो करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लॉग नॉर्मल शैडोइंग के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। So log normal shadowing, in the log normal shadowing model, the path loss PL psi equal to PT by PR is assumed to be random with log normal distribution given by। So जो log normal shadowing में होता है, जो path loss होता है psi, वो जनरली हम ये विश्वास करते हैं कि वो log normal डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। तो उसका जो PDF होती है, probability density function
जो पीडीएफ होती है उसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है और साई जो है वो एक रैंडम वेरिएबल बन गया है बिकॉज ऑफ जो आपके ऑब्स्टिकल्स है ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में और जो ऑब्जेक्ट्स है जो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में जो रैंडमली फ्लक्चुएट हो रहे हैं, उसकी वजह से आपका पाथ लॉस भी रैंडमली फ्लक्चुएट हो रहा है। और ये जो रैंडम फ्लक्चुएशन जो हो रहा है पाथ लॉस में, उसे हम लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से मॉडल कर सकते हैं। तो इसे इस मॉडल के द्वारा हम लिख सकते हैं और इसके मॉडल के डिफरेंट पैरामीटर्स है। zeta इक्वल टू 10 अपॉन नेचुरल लॉग बाय 10। परफॉर्मेंस इन लॉग नॉर्मल शैडोइंग इज टिपिकली पैरामीटराइज्ड बाय लॉग मीन म्यू साई डीबी। जो इसका मीन है वो म्यू साई डीबी विच इज रिफर्ड टू एज एवरेज डीबी पाथ लॉस। जो म्यू साई डीबी जनरली इसको हम एवरेज डीबी पाथ लॉस भी बोलते हैं एंड इज इन यूनिट्स ऑफ डीबी। जो ये आप देखोगे इसको जो यूनिट्स है जो एवरेज डीबी पाथ लॉस है उसकी यूनिट्स डीबी में है और ये जनरली इसको हम एवरेज डीबी पाथ लॉस भी बोलते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीबी वैल्यू ऑफ साई, जो साई हम लोगों ने पिछले स्लाइड में पढ़ा वो पाथ लॉस है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से किया। अगर मैं उस डिस्ट्रीब्यूशन का अगर उस साई का डीबी वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन लूँ, अगर मैंने समझो 10 लॉग साई कर लिया और उसका डिस्ट्रीब्यूशन लिया जो ये डीबी में हो जाएगा, जिसकी वैल्यू अब साई डीबी हो गई है। अगर इसकी मैंने डिस्ट्रीब्यूशन लिया, अगर मैंने इसका डिस्ट्रीब्यूशन लिया तो मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं। तो ये डीबी वैल्यू ऑफ साई इज नाउ, ये डिस्ट्रीब्यूशन आप देखोगे दिस इज नथिंग बट अ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं डीबी वैल्यू लू साई की, जो साई हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा जो पाथ लॉस है पीटी बाय पीआर, वो फिर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। अगर आप देखोगे इस एक्सप्रेशन के मुताबिक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन आई थिंक इट्स अ वेरी वेल नोन डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक टिपिकली बेल कर्व होती है और इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही बोलते हैं। अगर आपकी मीन 0 और वेरिएंस 1 रहा तो इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। सो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड बाय 2 पैरामीटर्स, म्यू साई डीबी जो एक हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में डिफाइन किया था, एवरेज डीबी पाथ लॉस है, एवरेज डीबी पाथ लॉस है जैसे हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में भी डिफाइन किया, और सिग्मा साई डीबी जो है स्टैंडर्ड डेविएशन इन डीबी। मोस्ट एम्पिरिकल स्टडीज फॉर आउटडोर चैनल्स सपोर्ट अ स्टैंडर्ड डेविएशन sigma psi dB ranging from 5 to 12 dB in macro cells and 4 to 13 dB in micro cells। So बहुत सारे आउटडोर मेजरमेंट्स किए गए हैं, उसमें ये बताया गया है कि जो सिग्मा साई डीबी है उसकी वैल्यू जनरली 5 dB से 12 dB के बीच में वेरी करती है मैक्रो सेल्स के लिए और 3 to 13 dB में वेरी करती है माइक्रो सेल्स के लिए। So models for path loss and shadowing are typically superimposed to capture power fall off versus distance along with a random attenuation about this path loss from shadowing। So आप अगर आप देखोगे हमने अभी तक पढ़ा है पाथ लॉस पढ़ा है जो एक एवरेज डीवी पाथ लॉस है, फिर हमने बोला कि ये पाथ लॉस will follow what we called as a log normal shadowing because of the obstacles। ऑब्स्टिकल्स होते हैं ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में, उसकी वजह से जो पाथ लॉस की मॉडलिंग है हम उसको लॉग नॉर्मल शैडोइंग के माध्यम से मॉडल कर सकते हैं। अगर हम उसकी डीबी में वैल्यू लिए तो उसको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से भी मॉडल कर सकते हैं। और वो जो उसके जो 2 पैरामीटर्स होते हैं म्यू साई डीबी और सिग्मा साई डीबी, दे आर वो 2 बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर्स है। म्यू साई डीबी इज नथिंग बट अ एवरेज डीबी पाथ लॉस और वेयर सिग्मा साई डीबी इज a variance of the log normal distribution or variance of the psi in this case। तो हम इस मॉडल को देखेंगे, अगर हम दोनों मॉडल कंबाइन करें, सिंप्लीफाइड पाथ लॉस मॉडल जो हमने पहले स्लाइड में पढ़ा था और लॉग नॉर्मल शैडोइंग मॉडल को कंबाइन करें हम लोग, इन दिस कंबाइंड मॉडल एवरेज डीवी पाथ लॉस इज कैप्चर्ड बाय द पाथ लॉस मॉडल where shadowing fading with a mean of 0 dB creates variation about this path loss। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। तो हमने जो पढ़ा है म्यू साई डीबी, ये अगर आप देखोगे तो ये हम इसको एवरेज पाथ लॉस जो हमने अभी तक पढ़ा था, एवरेज पाथ लॉस, सॉरी इसको मैं इस फॉर्म में लिख देता हूं, पीएल जो हमने अभी तक पढ़ा था एवरेज पाथ लॉस, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जो म्यू साई डीबी है वो हमने जैसे बताया आपको एवरेज डीबी पाथ लॉस है, तो ये नथिंग बट ये सिंप्लीफाइड पाथ लॉस जो हमने पढ़ा था 1.30 में या 1.282930 में, वो ये एवरेज डीबी पाथ लॉस है
उसके ऊपर आप शैडोइंग फेडिंग का इंपैक्ट जनरली डालते हो। तो एवरेज डीबी पाथ लॉस बिकम्स म्यू साई डीबी जो आपकी होगी वो एवरेज डीबी पाथ लॉस होगा, और उसके ऊपर हम शैडोइंग का जो इंपैक्ट है वो दिखाएंगे। स्पेसिफिकली वी कंबाइन सिंप्लीफाइड पाथ लॉस मॉडल, जैसे मैंने बताया जो सिंप्लीफाइड पाथ लॉस मॉडल हमने पढ़ा था इक्वेशन 1.28, 1.29 और 1.30, उसको और शैडोइंग फेडिंग को दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमें एक प्रॉपर मॉडल जो पाथ लॉस का मिलेगा, जो एक एवरेज पाथ लॉस को भी कंसीडर करेगा सिंप्लीफाइड पाथ लॉस में जो हमने पढ़ा है, और उसके ऊपर शैडो फेडिंग का जो इंपैक्ट है वो भी कंसीडर करेगा। तो इट हैज टू इंपैक्ट, एक जो एवरेज फेडिंग की वजह से, जो सिंप्लीफाइड पाथ लॉस डिस्टेंस डिपेंडेंट मॉडल की वजह से, उसके ऊपर जो रैंडमनेस जो ऑब्स्टिकल्स की आ रही है उसका भी इंपैक्ट इस पाथ लॉस मॉडल में दिखेगा। तो चलिए देखते हैं वो एक कंबाइंड इक्वेशन किस तरह दिखती है जब हम शैडोइंग का इंपैक्ट और सिंप्लीफाइड पाथ लॉस, एवरेज पाथ लॉस दोनों को कंबाइन करते हैं तो वो इक्वेशन किस तरह से दिखती है। तो वो इक्वेशन इस तरह से दिखती है, ये हमने ऑलरेडी देखा था सिंप्लीफाइड पाथ लॉस मॉडल में। अगर आप गौर करोगे तो ये टर्म एडिशनल टर्म आ गया है, ये टर्म बेसिकली शैडोइंग के बारे में, शैडोइंग का कंट्रीब्यूशन इंक्लूड करती है पाथ लॉस में। तो ये एडिशनल टर्म है जो साई डीबी, जिसको हम लोगों ने लॉन्ग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में के माध्यम से मॉडल किया है और उसको आगे जाके बताया है कि साई डीबी जो वैल्यू है वो टिपिकली गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसकी जो मीन वैल्यू है, इसकी जो मीन वैल्यू वो 0 होगी, इसकी जो मीन वैल्यू है वो 0 है क्योंकि मीन हमने ऑलरेडी यहाँ पर कंसिडर कर लिया है, ये जो है, और इसकी जो सिग्मा स्क्वायर, इसकी जो वेरिएंस होगी सिग्मा स्क्वायर डीबी, ये इसकी वेरिएंस है। तो कंबाइंड पाथ लॉस मॉडल है, हम वो इस तरह से लिख सकते हैं, जो कंबाइंड पाथ लॉस मॉडल व्हाइल टेकिंग द इंपैक्ट ऑफ, दोनों का जब मैं इंपैक्ट कंसीडर कर लेता हूं, जैसे पाथ लॉस, एवरेज पाथ लॉस का इंपैक्ट जो हमने अभी तक देखा था, अगर हमने दोनों मॉडल कंबाइन कर लेता हूं, अगर जैसे एवरेज पाथ लॉस जो हम लोगों ने डिस्टेंस डिपेंडेंट पाथ लॉस जो हमने पढ़ा था PL प्लस शैडोइंग का इंपैक्ट अगर हम कंसीडर कर लेते हैं, पाथ लॉस प्लस, तो इसमें पाथ लॉस की वजह से डिस्टेंस डिपेंडेंट पाथ लॉस का भी फीचर आ गया इसमें, और शैडोइंग की वजह से रैंडमनेस ऑफ द ऑब्स्टिकल्स का भी फीचर आ गया इसमें। तो ये कंबाइंड पाथ लॉस हम लोग इस माध्यम से लिख सकते हैं, PL साई डीबी इक्वल टू -KdB प्लस 10n log 10 d/d0 प्लस साई डीबी। तो आप देखोगे इसमें शैडोइंग का भी इंपैक्ट आ गया, डिस्टेंस डिपेंडेंट का भी इंपैक्ट आ गया, और KdB जो हमने स्टार्टिंग में कांस्टेंट पढ़ा था उसका भी इंपैक्ट इसमें नजर आता है। तो ये फुल पाथ लॉस मॉडल है जो रैंडमनेस भी कैप्चर करता है और डिस्टेंस डिपेंडेंस भी कैप्चर करता है। वेयर साई डीबी इज अ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल, जो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है पिछले स्लाइड में, विथ मीन 0, जो मैंने बताया ये मीन 0 है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर साई डीबी एंड PDF गिवन बाय 1.30। सो PDF ऑलरेडी इसका 1.32 होना चाहिए, यहाँ पर PDF गिवन बाय 1.32। ओके, तो आप इसमें देखोगे, इसमें हम लोगों ने, जैसे मैंने बताया, इसमें आपका ये जो पार्ट है, ये आप देखोगे ये है ये जो पार्ट है, जो ये पार्ट है, ये नथिंग बट एवरेज पाथ लॉस जो हम लोगों ने सिंप्लीफाइड पाथ लॉस पढ़ा था, प्लस शैडोइंग का इंपैक्ट इसकी वजह से दिखता है इसमें। अब आप एक चीज गौर करोगे, अगर आपका ये जो साई डीबी है वो एक रैंडम वेरिएबल है, जो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है, बिकॉज हम लोग इसको डीबी के फॉर्म में ले रहे हैं, तो अगर ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है तो ये भी जो पाथ लॉस होगा वो भी एक रैंडम वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि ये जो टर्म्स आप देख रहे हो, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट, ये तो कांस्टेंट है, जो ये एवरेज पाथ लॉस है वो तो कांस्टेंट टर्म है बाकायदा, लेकिन ये जो है साई डीबी जो है वो तो एक रैंडम वेरिएबल है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है, उसकी वजह से जो कंबाइंड टर्म्स दोनों होंगे, जब एक गॉसियन रैंडम वेरिएबल को आप एक कांस्टेंट टर्म से में ऐड करते हो, जो रिजल्टेंट टर्म जो निकलता है, जिसमें इसमें जो PL साई डीबी आप देखोगे ये भी एक रैंडम वेरिएबल हो जाएगा इसका। और ये सिंस ये जो पार्ट है PL एवरेज पाथ लॉस जो हम बोल रहे हैं वो एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसकी जो मीन होगी वो एवरेज पाथ लॉस होगी, और जिसकी वेरिएंस होगी वो होगी सिग्मा स्क्वायर साई डीबी, वो मैंने इसके बाद वाले स्लाइड में भी बताया। सो हेंस इन द मॉडल फॉर द पाथ लॉस, इफेक्ट्स ऑफ शैडोइंग कैन बी कंबाइंड टू गिव द वेरिएशन इन द रिसीव्ड सिग्नल पावर विद डिस्टेंस एज। सो मैं जैसे बताया, ये आपका टोटल पाथ लॉस ये हो जाएगा, पाथ लॉस डीबी प्लस साई डीबी, ये आपकी शैडोइंग का इंपैक्ट को टेक केयर कर रहा है,
और ये एवरेज सिंप्लीफाइड पाथ लॉस मॉडल जो हमने पहले पढ़ा था उसके ऊपर। सो द रिसीट पावर अब जो आपकी बनेगी वो रिसीट पावर ये होगी, रिसीट पावर ट्रांसमिट पावर माइनस PL साई DB। जैसे मैंने बताया अगर ये आपकी गॉसियन रैंडम वेरिएबल है तो ये भी आपकी एक गॉसियन रैंडम वेरिएबल हो जाएगी, क्योंकि आपका एवरेज पाथ लॉस तो कांस्टेंट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। इसकी वजह से सिंस ये PL जो साई आपकी गॉसियन रैंडम वेरिएबल हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसमिट पावर फिर से कांस्टेंट है तो आपकी रिसीट पावर भी एक रैंडम वेरिएबल हो जाएगी। साई DB एक गॉसियन रैंडम वेरिएबल है। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड तो ये भी एक जो साई जैसे मैंने बताया ये भी एक रैंडम वेरिएबल हो जाएगी। ये भी एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। उसकी वजह से सिंस PT भी कांस्टेंट, ट्रांसमिट पावर कांस्टेंट रहती है, तो आपके जो PR भी है ये भी एक रैंडम वेरिएबल हो जाएगा, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। तो ये भी जो PR भी है वो भी एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। सिंस combined path loss shadowing, since PL DB is a random variable with normal distribution in DB or Gaussian distribution in DB and mean PL bar DB, therefore PR DBM is also a random variable with normal distribution in DB. Let PR bar DBM be the distance dependent mean of PR DBM. तो जैसे मैंने बताया लास्ट स्लाइड में, ये आपकी PR DBM वो भी एक Gaussian distributed random variable हो जाएगा। तो ये इसको जो एवरेज पावर होगा वो होगा PT DBM माइनस PL DB। तो उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो एवरेज पावर होगा और डिस्टेंस डिपेंडेंट मीन, और मीन पावर और एवरेज पावर, एवरेज रिसीट पावर, एवरेज रिसीट पावर जो होगा आपका वो होगा PT DBM माइनस एवरेज पाथ लॉस, और इसको एवरेज पाथ लॉस को हम KDB माइनस 10 log D/D0 फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जो ये टर्म है ये नथिंग बट PL DB है। तो आप देखोगे जो एवरेज रिसीट पावर विल बी इक्वल टू ट्रांसमिट पावर माइनस द एवरेज पाथ लॉस से, और एवरेज पाथ लॉस जो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। तो आपको जो एवरेज रिसीट पावर है वो ये रहेगा, और जो इंस्टेंटेनियस रिसीट पावर है वो जो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। जो इंस्टेंटेनियस रिसीट पावर होगा PR DBM विल बी इक्वल टू PT DBM माइनस PL साई DB, क्योंकि ये आपका इंस्टेंटेनियस पाथ लॉस है, whereas this one is the average path loss. So average receipt power ये होगा, whereas instantaneous receipt power जो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं वो PR DBM PT DBM माइनस PL psi DB होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इसके बदौलत जो हमने अभी तक डिफाइन किया है लॉग नॉर्मल शैडोइंग और आपका रिसीट पावर और पाथ लॉस विथ रिस्पेक्ट टू लॉग नॉर्मल शैडोइंग, उसके बेसिस पे हम दो इंपॉर्टेंट टर्म्स डिफाइन करने वाले हैं। एक तो डिफाइन करने वाले हैं हम आउटेज प्रोबेबिलिटी, और उसके अलावा हम एक और डिफाइन करने वाले 1 माइनस आउटेज प्रोबेबिलिटी, और उसको जनरली कवरेज प्रोबेबिलिटी के नाम से भी बहुत लोग जानते हैं। तो लेट्स फर्स्ट डिफाइन द कवरेज प्रोबेबिलिटी, दैट इज 1 माइनस आउटेज प्रोबेबिलिटी। द प्रोबेबिलिटी that the received signal is above a particular threshold P min can be obtained by using this formula। तो अब हम इसमें निकालेंगे कि क्या, क्योंकि आप देखो कि PR एक रैंडम वेरिएबल है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है, विथ मीन जो है इसका PR बार है, और जो वेरिएंस जो है वो वेरिएंस लॉग नॉर्मल शैडोइंग का वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर साई DB। तो इसकी जो मीन है ये मीन है और ये वेरिएंस है। अब हमको निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है जो रिसीट पावर है वो एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, क्योंकि रिसीट पावर एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है।
क्योंकि रिसीट पावर एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है, हमको पता कर रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रिसीट पावर इज ग्रेटर देन दिस थ्रेशोल्ड पी मिन। इसके एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है। सपोज आपने कोई कम्युनिकेशन सिस्टम डिज़ाइन किया है और आपने ये बताया कि ये कम्युनिकेशन सिस्टम, कोई रेडियो डिज़ाइन किया है, कोई टीवी डिज़ाइन, कोई मोबाइल फ़ोन कुछ भी बनाया हो, आपने ये एफएम रिसीवर बनाया हो, आपने ये बताया है कि ये मेरा जो रिसीवर है, कोई भी रिसीवर बनाया हो, वो तभी काम करेगा जब रिसीट पावर -95 dBm के ऊपर हो, या कोई थ्रेशोल्ड आपने सेट किया -95 dBm या -100 dBm या -90 dBm, या आपने थ्रेशोल्ड सेट किया, क्योंकि आपका रिसीट पावर, आपका थ्रेशोल्ड आपने सेट कर दिया जैसे -95 dBm। आपने बोला कि मेरा रिसीवर तभी काम करेगा जब मेरा रिसीट पावर ये थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है। बट आपका रिसीट पावर वो फ्लक्चुएट हो रहा है बिकॉज ऑफ इट्स अ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल। तो हम उसको प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में निकालेंगे। क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपकी जो रिसीट पावर है वो एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मतलब कितनी बार ज़्यादा है और कितनी बार कम है। इसको कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है, तो प्रोबेबिलिटी ये इस फॉर्म में दिस इज नथिंग बट CCDF, कॉम्प्लीमेंट्री क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी इसमें निकालेंगे, जैसे क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपकी रिसीट पावर, ये थ्रेशोल्ड पावर जो है पी मिन, जो यहाँ थ्रेशोल्ड दिया हुआ है पी मिन, उससे ज़्यादा है। तो इसको हम, क्योंकि ये जो साई है आपकी, जो रिसीट पावर है वो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, दिस इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी दैट रिसीट पावर इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड पी मिन। तो पी मिन टू इन्फिनिटी e टू पावर माइनस पी आर, ये जो देखोगे गॉसियन PDF है, उसका मैं बस ये निकाल रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी जो रिसीट पावर है आपका वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है। तो जब मैं PDF इसको सब्स्टिट्यूट करूँगा और उसको थोड़ा मैथमेटिकली मैनिपुलेट करूँगा तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसको जनरली हम बोलते हैं Q फंक्शन। Q फंक्शन, ये जो इंटीग्रल है ये इसकी कोई क्लोज फॉर्म एक्सप्रेशन नहीं है। जनरली इसको हम लोग टेबल्स के फॉर्म में सॉल्व करते हैं। कोई आपको आप अगर नेट पे भी टाइप करोगे Q फंक्शन टेबल, या मैटलैब में भी फंक्शन टाइप करोगे QFNUC एज फार एज आई रिमेंबर, तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये Q फंक्शन फॉर्म में, Q फंक्शन जनरली, अगर मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, ये जनरली बेसिक कम्युनिकेशन कोर्सेज में कवर होती है। Q फंक्शन जनरली ये जो आपकी ये, क्योंकि ये गॉसियन रैंडम वेरिएबल है, एक बेल कर्व जो मैंने पहले बताया था, Q फंक्शन जनरली एक इस फॉर्म में इसको लिखा जाता है। मैं इसको वापस से एक बार ड्रॉ करता हूं। अगर आपका ये बेल कर्व है, अगर समझो मेरे को इस पॉइंट में एरिया निकालना है इस पार्ट का, तो Q फंक्शन जनरली इज एरिया अंडर द टेल ऑफ अ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। एरिया दोस्तों, अगर मैं इसको मीन 0 लूँ और इसका वेरिएंस 1 लूँ, स्टैंडर्ड नॉर्मल मीन्स मीन 0, वेरिएंस 1, जो टेल ये एरिया है, इसको जनरली हम लोग Q फंक्शन के माध्यम से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये Q फंक्शन जनरली इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो अगर मेरे को ये निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है जो रिसीट पावर है वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे ये एरिया अंडर द कर्व मिल जाएगा, और उससे मैं निकाल सकता हूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी है जो ये रिसीट पावर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है। तो ये Q फंक्शन आप देखोगे पी मीन पे डिपेंड होता है, जो थ्रेशोल्ड आपने सेट किया है, एवरेज रिसीट पावर पे डिपेंड करता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन, जो गॉसियन रैंडम वेरिएबल का स्टैंडर्ड डेविएशन है, उस पर डिपेंड करता है। तो अगर मैंने इसको सॉल्व कर लिया, मैं ये पता लगा लूँगा कि आपका रिसीट पावर की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है। ये प्रोबेबिलिटी ये बताती है कि अगर आप समझो कोई कम्युनिकेशन सिस्टम है और आपने कुछ थ्रेशोल्ड सेट किया है, और 90% अगर आपका रिसीट पावर थ्रेशोल्ड से 90% टाइम्स, और 100 में से 90 टाइम्स उससे ज़्यादा है, तो बेसिकली योर प्रोबेबिलिटी 0.9, आपका कम्युनिकेशन सिस्टम 90 टाइम्स काम करेगा 100 टाइम्स के मुकाबले। दिस इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट पैरामीटर एक कम्युनिकेशन सिस्टम के पर्सपेक्टिव में। अब हम डिफाइन करते हैं आउटेज प्रोबेबिलिटी अंडर कंबाइंड पाथ लॉस एंड शैडोइंग। तो हमने पिछले स्लाइड में देखा व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी जो आपकी रिसीट पावर है, व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी जो आपकी रिसीट पावर है, ये PR बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिनोट कर रही है। जो व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी जो आपकी रिसीट पावर है वो P मीन से ज़्यादा है, इसको कवरेज प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। पिछले स्लाइड में जो हमने डिफाइन किया कि आपकी रिसीट पावर थ्रेशोल्ड से कितनी बार ज़्यादा है। अगर मैं उसको रिवर्स कर दूं तो उसको हम जनरली आउटेज प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी द रिसीट सिग्नल इज बिलो अ पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड, अगर
इसको मैंने 1 माइनस पी आर रिसीट पावर इज ग्रेटर देन पी मिन, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रिसीट पावर विल बी लेस देन पी मिन। ये मैं इसको बोलते हैं कवरेज आउटेज प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी आपको ये बताएगा कितनी बार आपका रिसीट पावर एक थ्रेशोल्ड से कम है। ये जितनी कम रहे उतना बेटर है सिस्टम के लिए। अगर 100 में से एक बार आपका रिसीट पावर एक थ्रेशोल्ड से कम है, दैट मीन्स इट्स वेरी गुड सिस्टम, एंड 99 टाइम्स आपका सिस्टम काम करेगा। 100 में से 99 टाइम्स आपका सिस्टम काम करेगा, एक बार सिस्टम आपका काम नहीं करेगा। जितना ज़्यादा इस सिस्टम रहते हैं, आजकल तो जो 5G सिस्टम है उसको रिलायबिलिटी के फॉर्म में डिफाइन करते हैं, तो टिपिकली रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ टिपिकल सिस्टम नाउअडेज हैज 99.99999% भी हो चुकी है। दैट मीन्स ये आउटेज प्रोबेबिलिटी हो जाती है वो 0.000001%। बेसिकली वो बहुत जितना ज़्यादा कम होगी आउटेज उतनी बेटर आपकी सिस्टम होगी। तो इसको हम जनरली आउटेज प्रोबेबिलिटी के माध्यम से भी जानते हैं, और इसको हम CDF के माध्यम से भी जानते हैं, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अगर आप देखोगे तो ये 1 माइनस CCDF और इस CDF बेसिकली, और दिस इज CDF को ही हम आउटेज प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी जो आपकी रिसीट पावर एक थ्रेशोल्ड से कम है, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा, जो कवरेज प्रोबेबिलिटी दैट योर रिसीट पावर इज ग्रेटर देन पी मिन was given as Q function of P min minus PR sigma psi dB। अगर मेरे को आउटेज प्रोबेबिलिटी निकालना है तो इसको जस्ट 1 माइनस ये वाला वैल्यू कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी Q फंक्शन ऑफ, क्योंकि गॉसियन कर्व जनरली सिमेट्रिक होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गॉसियन जो आप PDF देखोगे जनरली सिमेट्रिक ओवर द वर्टिकल एक्सिस होती है, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर भी लिखी है। तो इसको हम जनरली आउटेज प्रोबेबिलिटी के नाम से भी जानते हैं, जैसे मैंने बताया आपको। चलिए आगे एक बहुत सिंपल न्यूमेरिकल देखते हैं ताकि बेहतर हम समझ सके लॉग नॉर्मल शैडोइंग को, और उसके आगे फिर हम एक और न्यूमेरिकल देखेंगे जहां हम कंबाइन करेंगे जो हमने पढ़ा सिंप्लीफाइड पाथ लॉस मॉडल और लॉग नॉर्मल शैडोइंग को। तो ये सपोज द मीन पाथ लॉस ऑफ अ पर्टिकुलर TR कम्युनिकेशन लिंक इज प्रेडिक्टेड टू बी 138 dB। तो एक इसमें बताया गया कि आपके एक कम्युनिकेशन लिंक है, एक T और एक R। TR बेसिकली TX है, R बेसिकली T बेसिकली TX है और R बेसिकली RX है। तो एक TX एक ट्रांसमीटर, RX एक रिसीवर, और इसके बीच में जो बताया गया जो मीन पाथ लॉस है TR और R के बीच में डिस्टेंस, सब कुछ भी डिस्टेंस रहे D, इसका जो मीन पाथ लॉस है, एवरेज पाथ लॉस जो हमने बताया है dB में जो दिया गया है वो है 138 dB। ट्रांसमिट पावर इज 10 वॉट्स, जो ट्रांसमिट पावर दिया गया है PT वो दिया गया है 10 वॉट्स, इसको हम 40 dBm भी लिख सकते हैं। थ्रू मेजरमेंट्स इट वाज फाउंड दैट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ लॉग नॉर्मल शैडोइंग एवरेज ओवर मेनी सिमिलर लोकेशंस एट रफली द सेम डिस्टेंस इज 5 dB। तो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमने ऑलरेडी देख चुका है सिग्मा साई dB का, ऐसी फॉर्म में लिख लेता हूं, वो 5 dB है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द रिसीव्ड सिग्नल पावर इज मोर देन -95 dBm। तो आपको क्या पूछा गया है इसमें, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द रिसीव्ड सिग्नल पावर इज मोर देन -95 dBm। तो थ्रेशोल्ड आपको दिया गया है इस न्यूमेरिकल में -95 dBm, और आपको निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है जो आपकी रिसीट पावर है, जो आपकी रिसीट पावर है ये थ्रेशोल्ड जो है P min से ज़्यादा है, या तो मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी दैट योर रिसीट पावर इज ग्रेटर देन -95 dBm। तो ये आपको निकालना है, ये प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपकी रिसीट पावर है वो -95 dBm है। तो इसके लिए क्या कैसे करेंगे हम, कैसे अगर इसको निकालना है तो अगर आप देखोगे एक्सप्रेशन
तो हम अगर आपको ये निकालना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रिसीट पावर इज मोर देन -95 dBm, ये है क्यू फंक्शन ऑफ, अगर आप याद रहेगा तो पी मिन माइनस एवरेज रिसीट पावर डिवाइडेड बाय सिग्मा साई dB। अगर आप ये निकाल लोगे तो आपका ये वैल्यू निकल जाएगा जो मैंने बताया, ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू इस फॉर्म में निकल जाएगा। तो इसके लिए हमको पहले एवरेज रिसीट पावर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू आपको दी हुई है, ये भी वैल्यू आपको दी हुई, पी मिन आपको दिया गया है ऑलरेडी -95 dBm, सिग्मा साई dB भी दिया गया है आपको 5 dB। तो आपको ये निकालना है एवरेज रिसीट पावर। एवरेज रिसीट पावर क्या होगा? ट्रांसमिट पावर माइनस एवरेज पाथ लॉस। एवरेज रिसीट पावर क्या होगा? ट्रांसमिट पावर माइनस एवरेज पाथ लॉस आपको एवरेज रिसीट पावर दे देगा। तो इस फॉर्म में अगर मैं निकालूं तो इसको सॉल्व करूंगा तो मैं आपको इसका आंसर मिल जाएगा हम लोगों को। तो वही मैंने सॉल्व किया है इसके आगे वाले स्लाइड में। तो पहले मैं पी आर dBm जो एवरेज रिसीट पावर निकाल रहा हूँ, PT dBm हमको पता है 40 ये है 40 dB है, 40 dBm है और ये 138, सो एवरेज रिसीट पावर मिल जाएगा -98 dBm। फिर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूँगा, ये पी मिन है, ये PR है एवरेज और ये सिग्मा साई dB है। ओके, ये तीनों चीज़ मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे को इसका वैल्यू ये मिल गया और इसको जो मैं निकालूंगा तो 0.274। इन अदर वर्ड्स अगर आप देखोगे 27.4 टाइम्स रिसीट पावर है जो आपकी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है। 27.4 टाइम्स आपकी जो रिसीट पावर है वो थ्रेशोल्ड -95 dBm से ज़्यादा है। अगर आप इसको और प्रॉब्लम को थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करना चाहते हो तो इसमें आप ये भी कर सकते हो, आप इस रिसीट पावर को चेंज करके देख सकते हो। रिसीट पावर आप जो आप थ्रेशोल्ड है उसको अगर बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली आपका इस प्रोबेबिलिटी और कम हो जाएगी, और रिसीट पावर अगर कम करोगे, सॉरी थ्रेशोल्ड अगर कम करोगे तो प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसमें और कुछ आप बहुत सारे एडिशनल चीज़ भी कर सकते हो, आप सिग्मा को वेरी कर सकते हो, थ्रेशोल्ड के वेरी कर सकते हो और डिफरेंट वैल्यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक न्यूमेरिकल देखते हैं, फाइंड आउटेज प्रोबेबिलिटी। पिछले न्यूमेरिकल में हमने देखा व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट द रिसीट पावर इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड। अब हम निकालने वाले हैं फाइंड आउटेज प्रोबेबिलिटी। आउटेज प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी कि रिसीट पावर एक थ्रेशोल्ड से कम है। फाइंड द आउटेज प्रोबेबिलिटी, इसको हम CDF भी बोलते हैं। At 150 meter for a channel based on combined path loss and shadowing with path loss exponent n equal to 3.71। तो इसमें पहले जो लाइन में देखा जाएगा आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 150 मीटर, एक TX, अगेन TX और RX लिंक है। इसका डिस्टेंस इस बार आपको एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया। पिछले न्यूमेरिकल में आपको पूरा पाथ लॉस एक्सप्रेशन दिया हुआ था, पूरा पाथ लॉस की वैल्यू दी हुई थी, इसमें आपको बाय पार्ट्स दिया हुआ है। तो D इक्वल टू 150 मीटर दिया हुआ है। पाथ लॉस एक्सपोनेंट जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था 3.71 दिया हुआ है। इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोपगेशन एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर इसने वैल्यू ने मेजरमेंट थ्रू फाइंड आउट हुआ कि 3.71 है। और मीन पाथ लॉस जो एक्लूजन डिस्टेंस D0 इक्वल टू 1 मीटर जो केव की वैल्यू दी हुई है आपको वो -31.54 dB दी गई है। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो सिग्मा साई dB है उसकी वैल्यू 3.65 dB दी गई है आपको। और ट्रांसमिट पावर यहाँ पर भी दिया हुआ है, 10 मिलीवाट। एंड मिनिमम पावर रिक्वायरमेंट आपको पी मिन की वैल्यू भी दी गई है, यहाँ पर पी मिन की वैल्यू -110.5 dBm दी गई है। तो आपको इसमें निकालना है आउटेज प्रोबेबिलिटी दैट योर रिसीव पावर इज लेस देन, आउटेज निकाल रहे हैं हम पी मिन। ओके, और यहाँ पी मिन की वैल्यू आपको, सो बेसिकली हमको ये निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट योर रिसीव पावर इज लेस देन -110.5 dBm। अगर आप ये निकाल लोगे तो आपका इसका एक्सप्रेशन हमको पता है, ये क्यू फंक्शन के फॉर्म में कैसे होगा। क्यू फंक्शन के फॉर्म में PR माइनस ये PR जो है एवरेज रिसीट पावर है डिवाइडेड बाय, सॉरी इसको सिग्मा लिख,
सिग्मा साई डी बी। अगर मैं ये कैलकुलेट कर लूँगा तो मैं ये वैल्यू आराम से निकाल सकता हूँ। और इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले मुझे फिर से एवरेज रिसीट पावर निकालना पड़ेगा, क्योंकि पी मीन आपको दिया हुआ है, सिग्मा साई भी दिया हुआ है। पी आर एवरेज रिसीट पावर निकालने के लिए मुझे ये जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं, डी दिए हुए हैं, पाथ लॉस एक्सपोनेंट दिया हुआ है, के दिया हुआ है, इन सब का उपयोग करना पड़ेगा। और ये सब बेसिकली हमने पढ़ा इक्वेशन 1.29 और 30 में जो पढ़ा है कि ये सब सब्स्टिट्यूट करके हम एवरेज पाथ लॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। मैंने आपको काफ़ी हद तक हिंट दे दिया है कैसे सॉल्व करना है इसे, तो बस वही यूज़ करके हम, जैसे एवरेज रिसीट पावर निकालना है, एवरेज रिसीट पावर क्या होगा, पीटी डीबीएम माइनस पाथ लॉस, एवरेज पाथ लॉस, और एवरेज पाथ लॉस की वैल्यू माइनस के प्लस 10n लॉग। सो बेसिकली अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो अगर आपको एवरेज रिसीट पावर निकालना है, ट्रांसमिट पावर माइनस पाथ लॉस, एवरेज पाथ लॉस, एवरेज पाथ लॉस की वैल्यू जो है, अगर आपने इक्वेशन देखा है, माइनस 1.29 और 1.30 और 1.28 भी, प्लस 10n लॉग डी बाई डी 0। ओके, तो मैं अगर ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो मुझे ये एक्सप्रेशन मिल जाता है। ओके, तो पीटी डीबीएम जो हमने देखा वो है 10 डेसिबल्स पर वॉट्स, डेसिबल्स पर मिलीवॉट, सॉरी। के की वैल्यू दी हुई है हमें माइनस 131.54 dB, 10 है, एन की वैल्यू दी हुई है 3.71, और डी 0 की वैल्यू 1 है, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 150। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो एवरेज रिसीट पावर की वैल्यू आ जाती है माइनस 102.27 dBm। जैसे मैंने बोला, हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि रिसीट पावर इज लेस देन माइनस थ्रेशोल्ड जो है, जो माइनस 110.5 dBm है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, जो हम लोगों ने क्यू फंक्शन के बेसिस पे देखा लास्ट स्लाइड में, तो ये है आपका पी आर एवरेज, ये है थ्रेशोल्ड पी मिन, और ये है सिग्मा साई डी बी। अगर सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मुझे इसकी वैल्यू आएगी 0.121, सॉरी 0.0121। तो ये अराउंड 1% है, आप देखोगे। तो आउटेज प्रोबेबिलिटी 1% इज टिपिकली टारगेट ऑफ वायरलेस सिस्टम डिजाइन। 1% अगर आउटेज रहेगा तो बेसिकली आप, इसका मतलब ये 99 टाइम्स आपकी सिस्टम काम कर रही है, 1% टाइम आपकी सिस्टम काम नहीं कर रही है, यानी 100 में से एक बार आपकी सिस्टम काम नहीं कर रही है, 99% टाइम, 99 टाइम्स आपकी सिस्टम काम कर रही है। ये रिक्वायरमेंट वेरी भी हो गया। अगर आपको बहुत हाईली रिलायबल सिस्टम चाहिए, जैसे मिशन क्रिटिकल सिस्टम चाहिए, ये या तो फिर आपको व्हीकुलर कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए जहां आप कोई भी एरर नहीं चाहते हो, तो वहाँ पर आपका आउटेज रिक्वायरमेंट और भी कम हो सकता है। जैसे मैंने बताया, आपकी रिलायबिलिटी जनरली आप जब चाहोगे, आपका मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस में आपकी रिलायबिलिटी की रिक्वायरमेंट जनरली 99.999% तक भी जा सकती है। और विद 5G सिस्टम, जो 6G सिस्टम जो फ्यूचर में आने वाले हैं, उसमें रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट्स और स्ट्रिक्टेंट भी हो सकती है। ओके, तो ये लॉग नॉर्मल शेडोइंग के बारे में पढ़ा हमने। अब आप देखोगे तो बेसिकली इस स्लाइड में समराइज किया गया कि डिस्टेंस के बेसिस पे आप देखोगे तो जो फ्रिस मॉडल था, फ्री स्पेस ट्रांसमिशन मॉडल, फ्री स्पेस प्रोपगेशन मॉडल, तो वो जनरली डिस्टेंस के बेसिस पे एवरेजली वेरी कर रहा है। ऑन टॉप ऑफ इट आप देखोगे बिकॉज ऑफ रैंडम फ्लक्चुएशंस, आप देख रहे हो यहाँ पर, बिकॉज ऑफ ऑब्स्टिकल्स और समथिंग, तो आप उसके ऊपर आपका एक रैंडम फ्लक्चुएशन आ रहा है ड्यू टू रैंडमनेस ऑफ द ऑब्स्टिकल्स। जो एक ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में जो ऑब्स्टिकल्स है, उसकी वजह से आपका एक चैनल में जो है एक रैंडमनेस आ रहा है, उसकी वजह से आपका रिसीट पावर में भी एक रैंडमनेस आ जाता है, जिसको हमने गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटर रैंडम वेरिएबल के माध्यम से मॉडल किया है, और उसकी वजह से एक पाथ लॉस में भी आपका एक रैंडमनेस आ जाता है। तो आपका पाथ लॉस भी रैंडम बन गया, रिसीट पावर भी रैंडम बन गया है बिकॉज ऑफ दिस लॉग नॉर्मल शैडोइंग। तो इसको फिर से एक सॉर्ट ऑफ समराइज किया गया है। आप देखोगे पाथ लॉस एंड शैडोइंग के साथ आपका टिपिकली ग्राफ एक डिस्टेंस डिपेंडेंट ग्राफ होता है, जहाँ ये आर के बीच आपको, आप समझो टावर आपका सेंट्रली लोकेटेड है, और जो आपका एवरेज पाथ लॉस है, जो ये थिक ब्लैक सर्कल से डिनोट किया गया है, वो जनरली एवरेज पाथ लॉस, दैट इज ओनली डिस्टेंस डिपेंडेंट। ऑन द एवरेज पाथ लॉस आपका जनरली शैडोइंग की वजह से फ्लक्चुएशन आएगी। ये फ्लक्चुएशन जनरली आप देख रहे हो, इसकी वजह से आपका जो रिसीट पावर है जनरली फ्लक्चुएट करेगा, और पाथ लॉस भी आपका फ्लक्चुएट करेगा। ये रैंडमनेस जो ऑब्स्टिकल्स की वजह से आ रही है, उसकी वजह से। हमने थर्ड लेक्चर में बहुत कुछ सीखा।
हमने थर्ड लेक्चर में जो वायरलेस चैनल मॉडल्स है उसको बेसिकली उसका एक सॉर्ट ऑफ लार्ज स्केल मॉडल के बारे में जानकारी प्राप्त की। पहले हम लोगों ने एक ट्रांसमिट सिग्नल जो रिसीव मॉडल होता है, ट्रांसमीटर एक मॉडल जो ट्रांसमिट करते हैं और जो रिसीव करते हैं उसके बीच में जो एक सिग्नल प्रोपगेशन मॉडल होता है और उसका जो लो फ्रिक्वेंसी इक्विवेलेंट होता है उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने एक बहुत सिंपल फ्री स्पेस पाथ लॉस मॉडल के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने फ्रीज ट्रांसमिशन इक्वेशन के बारे में पढ़ा। उसके बाद फिर हम लोगों ने सिंप्लीफाइड पाथ लॉस के बारे में पढ़ा और उसके बाद फिर हम लोगों ने एक रैंडमनेस इंट्रोड्यूस किया लॉन्ग नॉर्मल शैडोइंग की वजह से। तो ये सब के बाद हम इसके आगे पढ़ेंगे एक व्हाट वी कॉल्ड स्मॉल स्केल फीडिंग। और पहले हम एक वायरलेस चैनल को एक इक्वेशन के माध्यम से मॉडल करेंगे और उसमें एक मल्टीपाथ का जो इम्पैक्ट है वो स्टडी करेंगे और उसके बेसिस पे जो वायरलेस चैनल में डिफरेंट पैरामीटर्स है, टाइम डिस्पर्शन पैरामीटर्स और फ्रीक्वेंसी डिस्पर्शन पैरामीटर्स है, उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।